अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अपने आज के प्रोग्राम के इशूज़ पर जाने से पहले सबसे पहले आज बलूचिस्तान से बहुत ही अफसरदा कर देने वाली और गमगीन खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से बदअमनी फैलाने का सिलसिला जारी है। आज जो वाक़या पेश आया है, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक जो सूरत हाल है, दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। ये ताज़ा वाक़या मच में गडालार और पीरोकंडरी के दरमियानी इलाके में पेश आया है। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं और दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन वहाँ जारी रहेगा। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमाज़ी करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी दुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द अज जल्द सूरत हाल पर काबू पाएँ और दहशतगर्दों के ये जो अज़ाइम मज़मूम ये पूरे ना हो पाएँ। साथ ही साथ जो मुसाफिर वहाँ हैं वो अपने घरों तक खैरियत से पहुँचे। शहजाद साहब, डिफेंस से रिलेटेड मामलात हैं, आपकी एक बड़ी नज़र है इस पूरी सूरत हाल पर। बलूचिस्तान में मुस्तकिल हमें पहले बसों के ऊपर भी हमने वाक़यात देखे, अब आज एक ट्रेन को हाईजैक करना, क्या कमेंट करेंगे? भी डेवलपिंग स्टोरी है जी। मुल्क दुश्मन नासिर जो हैं बड़े अरसे से वहाँ पर इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जो आज हुआ वो बदकिस्मती से बहुत अफसोसनाक है। ऐसे लोग जो निहत्ते थे, मासूम भी थे, एक ट्रेन के मुसाफिर थे, 400 साढ़े 400 के लगभग, वो अपने इलाकों को जा रहे थे कोयटा से ईद मनाने के लिए और छुट्टियों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जब वो उस वजह से जब वो गए और उनको फिर ऐसे दुश्वार गुजार बोलान पास के इलाके में ट्रेन को रोक के ऐसे लोगों की तरफ से जो कि गालिबन ना सिर्फ हमारे मुल्क के दुश्मन है बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन है, उन लोगों ने उन पर हमला किया, उनको यरगमाल बनाया। ख़बरें आ रही हैं इस तरह की, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं, वहाँ जाने के वहाँ पहुँची हैं और इंशाअल्लाह वो तो फोर्सेस मूव कर गई और तमाम वहाँ पे जाके अपना वो एक्शन करेंगी। मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सारी ख़बरें खाम में फैल रही हैं, हमें बहुत ध्यान करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए ऑथेंटिक न्यूज़ का, जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे यकीन है कि मिनिमम जो कम से कम तर नुकसान है उसके बाद पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने लोगों को बचा पाएंगे और अपने और उनको ख़त्म कर देंगे उनको, ऐसे लोगों को। ये भी आप बताएं कि वो टेरेन कितना जी वह दुश्वार गुजार है, लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। जी दुश्वार गुजार इलाका है बुलान पास के बाद और मच के इलाके के दरमियान में, और वहाँ पर कोई ऐसी जिसे कहते हैं लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पर रास्ते बने हों, कोई सड़कें हों, वो भी नहीं है। तो खबर पहुँचते भी वक्त लगता है और पता लगते वक्त लगता है, लेकिन बाहर सूरत हमारी अफवाज ने फ़ौरन अपना रिएक्शन शो किया, रिस्पॉन्स किया और वहाँ पर पहुँच के मामले को इस वक्त उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से खैरियत से जितने लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकते हैं खैरियत के साथ इंशाल्लाह मुसाफिर अपने घरों तक खैरियत से पहुँचेंगे। और जब ये मामला कंक्लूड होता है तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज हमारा मामला है जो काबीना में इजाफा हुआ है, और काबीना में इजाफा होने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हुकूमत के बहुत बड़े नाक़िद रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने वफाकी काबीना में 27 नए वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को शामिल किया है। काबीना में मुस्लिम लीग नून, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, PTI के साबिक़ रहनुमा परवेज़ खटक, साबिक़ सीनियर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर तौक़ीर शाह, आज़ाद रुकनी असम्बली मुबारक ज़ेब, सहाफ़ी हुज़ैफ़ा रहमान, मुख्तार भरत, शज़रा मनसब, रज़ा हयात हराज, हनीफ अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल समेत कुछ नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। काबीना की तादाद अब 43 हो गई है। काबीना में शामिल नाम मुख्तलिफ तरह के सियासी और गैर सियासी पस मंज़र रखते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी सियासी तौर पर नून लीग की जानिब से जगह बनाई गई है। इन नामों में जुनैद अनवर, हुज़ैफ़ा रहमान और मुबारक ज़ेब शामिल हैं। इनकी एडजस्टमेंट की वजह उनका मुस्लिम लीग नून के साथ पुराना ताल्लुक़ है। हर हुकूमत के दौर में काबीना में तौसी की जाती है। इमरान खान के दौर में भी ऐसा हुआ था, इसलिए हालिया तौसी कोई गैर मामूली बात नहीं है। ताहम काबीना में परवेज़ खटक की बहैसियत मुशीर दाखिला शमूलियत को लेकर बहुत सी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। मोहसिन नकवी जैसे मजबूत वज़ीर दाखिला और तलाल चौधरी जैसे नून लीगी वज़ीर मुमलिकत की मौजूदगी में परवेज़ खटक के इख्तियारात के हवाले से तबसरे भी हो रहे हैं। क्या परवेज़ खटक को खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान में उतारा गया है? इत्तलात के मुताबिक परवेज़ खटक के आज भी PTI में गहरे ताल्लुकात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरें भी किसी से ढकी छुपी नहीं। ऐसे में क्या घर का पुराना भेदी होने के बायस परवेज़ खटक जोड़ तोड़ की कोशिश करेंगे, और करेंगे तो क्या उन्हें कामयाबी मिल पाएगी? परवेज़ खटक का सियासी प्रोफाइल जानने वाले जानते हैं कि खटक सियासत की पेचीदा गहराइयों को कितना बेहतर समझते हैं। पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी से PTI तक का सियासी सफ़र करने वाले परवेज़ खटक ने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में 48 नशिस्तें रखने वाली PTI को 2018 में 85 नशिस्तों तक पहुँचा दिया।
इतनी बड़ी कामयाबी में इमरान की मकबूलियत के साथ साथ परवेज खट्टक की गवर्नेंस का दखल भी था। 9 मई के बाद पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की बुनियाद रखकर फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में परवेज खट्टक की जमात ने कौमी असम्बली के 17 और सूबाई असम्बली के 73 हल्कों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ सूबाई असम्बली के 2 उम्मीदवार ही कामयाब हो पाए। नौशहरा से परवेज खट्टक खुद भी शिकस्त खा गए, जिसके बाद परवेज खट्टक ने अपनी सियासी जमात की सरबराही से इस्तीफा देकर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया था। ऐसे में सवाल यही है कि नून लीग और मियाँ खानदान के शदीद नाक़िद रहे परवेज खट्टक को काबीना में शामिल करके पीटीआई की तरह क्या अब मौजूदा सेटअप उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहता है और क्या कामयाबी मिल पाएगी? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सभी के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। नून लीग नाक़िद परवेज खट्टक को भी टीम में शामिल करने पर मजबूर। क्या पुराने सेटअप के आजमूदा खट्टक मौजूदा सेटअप की तवक्कुआत पूरी कर पाएंगे? हसन निसार साहब, आपको लगता है कि परवेज खट्टक साहब शामिल तो हो गए हैं काबीना में, क्या कोई काम करके दे पाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में जिस बायस मौजूद हैं वो? सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कर्ज़ों के साथ साथ काबीना में भी लंबा चौड़ा इजाफा हो गया है। 47 तक ले जाएं, चूँकि 1947 को ये मुल्क आपकी फ़ख्वाइश पे 4 और वजूद में आया था। अच्छा जी, अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें आयशा, सेटअप की तब्दीली से डीएनए तबीयत या तरबियत तब्दील होती है तो मुमकिन है लिबास, लेकिन लिबास बदलने या सेटअप बदलने से कैरेक्टर तब्दील नहीं होता। पृथ्वीराज बर्रे सगीर के बहुत बड़े एक फ़नकार थे, अदाकार थे, लेकिन मुग़ल आज़म में आला तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद वो पृथ्वीराज ही थे, मुग़ल आज़म नहीं थे। और परवेज खट्टक के बारे में आपके मुंह से मेरा ख्याल है झूठ निकल गया कि उसमें पीटीआई में उनकी मकबूलियत में उनका भी हाथ था। अच्छा, साथ अगले जुमले में आपने वो सारा पानी फेर दिया कि पार्टी मैंने दोनों फैक्ट रखे, बेड़ा गर्क हुआ है। चल 13 से 18 में देखिए मैंने काम तो करके दिया ना, यहाँ बुजदार साहब भी तो थे। वो भाग गया ना छोड़ के, फैक्ट नहीं था ना वो, आपने साथ ही उसकी तरदीद दे दी। मकबूलियत शकबूलियत कोई नहीं, ये इट इज़। और हमारे यहाँ पार्टी होती भी एक बंदे के गिर्द घूमती है, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये हमारा कैरेक्टर है। जमात इस्लामी वगैरह में जमहूरियत है, उस पर मतलब उसे घास कोई नहीं डालता, बस ख़त्म करें जी। तो परवेज खट्टक साहब का कोई किरदार नहीं है कहीं भी आने वाली सियासत में? नहीं बाबा, खुदा का खौफ करें। ठीक हो गया, ये रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जीने वाले लोग हैं। दुरुस्त, ये तो वो मटीरियल ही नहीं है। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, माशी अशारियों पर नाज़ाए हुकूमत, वन पेज पर फ़ख्र करने वाली शहबाज हुकूमत ने काबीना में तौसी की है, आपको क्या वजह लगती है, क्यों ज़रूरत पेश आई? ज़ाहिर है कुछ अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं, कुछ हुक्म मिला है, कुछ फरमाइशें हैं, और मिल मिलाकर उन्होंने अब मज़ीद फैला ली है उस काबीना को। विफाक में जहाँ पे वजारतें कम पड़ गई हैं और एक एक वजारत को 3-3 बंदे भेजे गए हैं, और फिर खट्टक साहब का भी इनको तोहफ़ा मिला है। वो आपने आलम लोहार का गाना तो सुना होगा, कौन सा? कि गई जवानी फिर नहीं आंदी, लख खुराका खाइए। तो आपको याद है सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह थे, क्या कमाल के हॉकी के आजमूदा चैंपियन थे जी, पाकिस्तान को ओलंपिक तक जितवा देते थे। तो अगर आज पाकिस्तान उनको वापस ले आए कि ये बड़े आजमूदा खिलाड़ी हैं, अब ये आकर दोबारा खेलें और हमें चैंपियन बना दें, तो क्या वो चैंपियन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, एक वक्त होता है। परवेज खट्टक साहब सियासत के हैव बीन हैं, इनका दौर गुजर गया। जिस तर्ज सियासत को वो रिप्रेजेंट करते हैं उस तर्ज सियासत का दौर गुजर गया, पेट्रेज की पॉलिटिक्स का दौर गुजर गया। अपने ज़िले में, अपने हलके में उन्होंने कोई कम खिदमत तो नहीं की होगी। दहाइयों तक आला तरीन ओहदों पर रहे, बार बार वो जीतते रहे। जो पेट्रेज की सियासत थी उन्होंने बहुत की होगी, शायद कोई ऐसा खानदान हो गए या तोहफा देने की जरूरत क्यों पेश आई? कतई कलामी की माजरत ज़ैगम साहब, एक चीज़ माजी हो गई, किस्सा पारीना हो गया, किसी काम के नहीं, तो फिर क्यों शामिल किया गया है, क्यों ऐसा तोहफा दिया गया है शहबाज साहब को? देखिए इसकी दो बातें हो सकती है ना। पहली बात तो ये है कि हुकूमत और हुकूमत के पेट्रन इस समझने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तानी माशरा बदल गया है।
और जब माशरा बदला है तो उसके साथ सियासत बदल गई है। वो डबल डाउन कर रहे हैं पुराने तरीकों पर, और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर रहे, पंजाब में भी तो कर रहे हैं ना। यही तो हम रोना रो रहे हैं कि भाई 20वीं की सदी की सियासत से निकलो। वो नहीं निकल रहे, वो समझ ही नहीं रही कि माशरा कैसे बदला है। इसीलिए तो ये सारा टर्मोइल है ना। कोई एक परवेज खटक केपी से तो नहीं लाए, इनका पंजाब भी तो परवेज खटकों से भरा पड़ा है ना। सारे ही को 50-100 परवेज खटक ही है ना। यही तो सबसे बड़ा क्राइसिस है कि एक आदमी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं संभाल सकता, अपने घर को नहीं संभाल सकता, एमपीए की सीट नहीं जीत सकता, वो आपको खैबर पख्तूनख्वा संभाल के दे देगा कि उसके बड़े लिंक हैं पीटीआई में। पीटीआई के अंदर झगड़ा पड़ रहा है तो ये बाहर से जोड़ तोड़ कर देगा। पीटीआई में जो कुछ भी है वो अंदर से हो रहा है ना। जो जोड़ तोड़ होगा वो भी अंदर से भी होगा ना। जो नुकसान करने वाले हैं वो भी अंदर से कर रहे होंगे ना। और उनके साथ जो डील कर रहे हैं उनकी वैसे ही उनकी जिम्मेदारियां होंगी, वो उनसे डील कर रहे होंगे। तो परवेज खटक ने इस पे आके क्या कर देना। जो असल मसला है वो तो ये है कि पार्टी यहां से निकलकर जीटी रोड से टांगे पर सवार हो पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, वहां से तोहफा ना लाए। वहां से परवेज खटक का तोहफा लाने से मुस्लिम लीग नवाज पॉपुलर नहीं हो जाएगी पख्तूनख्वा में। सर आपने खुद कहा ना तोहफा तो दिया गया है किसी की तरफ से, तो किसी ने किसी मकसद को दिया होगा। क्यों जरूर, मैं सवाल तो फिर वही है कि परवेज खटक साहब अगर किसी भी काम के नहीं पॉलिटिकली, नून लीग ने तो नहीं अपनी ख्वाहिश पे रखा उनको। तो बस ये समझ लीजिए कि जितनी हमें फहम और जहानत और जीरक हम हैं, शायद वो नहीं है जो सियासत करते हैं। तो ठीक, वो गलतियां दोहरा रहे हैं। उसमें होता भी है बाज़ औक़ात आप इतनी बुलंदी पर होते हैं, इतने बड़े मीनार पर आप फायज होते हैं कि आपको उस 500 फुट से 1000 फुट से इंसान चींटियों की तरह नजर आ रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं हो रहा होता कि नीचे क्या हो रहा है। आप समझते हैं कि ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। दुरुस्त हो गया। ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं। आपको समझना होगा कि माशरा कैसे बदला है और कैसे आप नई जमात बनाएं। आपने जिन इलाकों को इग्नोर किया उनका दिल कैसे जीतें। सही। मुस्लिम लीग नवाज का मसला क्या है कि जीटी रोड से आगे देखना ही नहीं है। क्यों लूज किया उन्होंने? खैबर पख्तूनख्वा को लूज किया उन्होंने, जनूबी पंजाब को लूज किया उन्होंने, कराची को लूज। सर पता नहीं क्या क्या कुछ लूज किया। इलेक्शन तो आज तक सवालिया निशान है साहब, मगर आप दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक जी, मैं अब मशवरा दे देता हूं आखिर में। चलिए हम मशवरा दे देता हूं। वो ये है कि कहां पे वो इस्तेमाल हो सकते हैं जी। चलें, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह वो सोच रहे हैं, शायद सोच रहे हो। तो ये ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज उनके पास है। मिसाल के तौर पर वहाँ पे जो दहशतगर्दी का मसला है, इंटीरियर में उनको बनाया गया है, उसको संभालने पर वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें एक बहुत बड़ा मसला आएगा। मसला ये आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और पीटीआई के साथ जो उनके खराब ताल्लुकात हैं, ठीक हो गया जरा साहब, उसकी वजह से वो ब्रिज बिल्डिंग का काम नहीं कर सकते। शायद ये तो आने वाले दिन बताएंगे वो कुछ कर सकते हैं या नहीं। आपने तो मुकम्मल तौर पर वैसे उनको फारिग कर दिया। इफ्तिखार साहब मुझे ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की तकसीम क्या किसी को दरकार है? क्या परवेज खटक का कोई किरदार है? क्योंकि वज़ीर दाखिला भी थे और वज़ीर मुमलिकत भी थे। ये मुशीर दाखिला बनाना, दाखिला में तो कोई ज़रूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से तोहफा खैबर पख्तूनख्वा के लिए ही दिया गया क्या? मुझे तो हैरानी हुई है कि आप एक आदमी के पीछे क्यों पड़ गए हैं। सर एक आदमी साबिक वजीर आला है, पॉलिटिकल प्रोफाइल है, बहुत सारे और लोग भी शामिल किए गए उनके बारे में। जमात से ताल्लुक नहीं और तो आपने तारीफों के पुल बांध दिए और एक आदमी के पीछे आप पड़ गए। सर जमात से ताल्लुक नहीं है, ये कोई तरीका नहीं होता। और आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एटीट्यूड। नहीं, नॉट फॉर परवेज खटक, एटीट्यूड। सर सवाल देखें ना, आप सवाल ये है कि वो नाकिद रहे हैं मुस्लिम लीग नून के और वो अपनी काबीना में शामिल कर रहे हैं। स्पिरिट भी तो समझे ना सवाल। मैं अगर ये आपके सवालों को मैं इतना समझता होता तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। मैं पाकिस्तान से बाहर किसी बड़े मुल्क में बैठा हुआ, बहुत बड़े नाम का मैं जर्नलिस्ट होता और मशहूर होता, लोगों को मशावरत देता कि तुम वजारत छोड़ दो और तुम वजारत ना छोड़ दो, छोड़ो इन पैसों को। अच्छा। बात यह है कि ये सवाल बड़ा जनमन है कि जब हालात मुल्क के इतने ख़राब है माशी के हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस कैबिनेट की ज़रूरत क्या है। मैं इस कैबिनेट के वैसे सिरे से खिलाफ हूँ कि इस कैबिनेट की एक्सटेंशन गलत हुई है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज मार्केट के अंदर फिर डॉलर को धक्का लग रहा है
आज हमारे मुल्क की हालात इस हद तक ख़राब है कि आज का प्रोग्राम जो हमने शुरू किया कोई अच्छे नोट्स से नहीं शुरू किया। हमारी सारी तमाम तर तवज्जो सियासी अमूर के ज़रिए मामलात को हल करने की तरफ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी टीम में लोगों की शक्लें बढ़ाते जाएं और कहें कि देखें पहले मेरे साथ 4 आदमी बैठे थे, अब मेरे साथ 10 आदमी बैठ गए हैं। 43। और मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे क्यों किया है? मैं एक बात बता दूं, बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने ज़ैगम ने कि क्यों किया ऐसा। ज़रूरी तो नहीं होता कि हम अपने दोस्तों की बातों को बार बार दोहराएं। अच्छा, आपकी भी वही। देखिए बात ये, कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी और आपने जिन लोगों की बहुत तारीफ़ें कर दी वो देखने कैपेसिटी किसके पास है। क्या किसी के पास कैपेसिटी है कि आज के मेरे मसाइल को हल करे? हालत तो ये है कि हम एक अच्छा लोकल बॉडी का निज़ाम नहीं दे सके, 1 साल के अंदर कानून नहीं दे सके। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि शहर को नुमाइंदगी नहीं मिली। मैंने शहरों की नुमाइंदगी का ठेका नहीं ले रखा और यहाँ पे बहुत सारे शहर हैं जो फिर भी बगैर नुमाइंदगी के रहेंगे। भला आप कैबिनेट कितनी बड़ी करें, आईनी तौर पे आपने फैसला कर लिया कि कैबिनेट की तादाद इतनी होगी, सही। फिर आपने उसमें वो शामिल कर लिए, वो क्या एडवाइज़र होते हैं, फिर पता नहीं और स्पेशल असिस्टेंट शामिल कर लिए। तो आज आप परवेज़ खटक जैसे मुनहनी किस्म के आदमी को पीछे पड़ेंगे। अच्छा डांस कर लेता है, अच्छा खूबसूरत डांस कर लेता है, ही इज लॉयल टू हिज पार्टी। नहीं, मुझे मैं इस पे दोबारा कहना चाहूँगा, एक शख्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। या तो फिर हम सब लोगों के नाम लेते, मैं बताता फिर उनकी कहानियाँ, फिर हम बताते कि कौन क्यों कर लिया गया है और उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। आपका जवाब आ गया है। मतलब टारगेट हम नहीं कर रहे। परवेज खटक साहब पे बात करने के मकसद साबिक वज़ीर आला एक जमात के बड़े सीनियर रहनुमा रहे हैं, बहुत सारे और मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े नाकिद रहे हैं। जमहूरियत को छोड़ के, जमहूरियत को छोड़ के किसी फाशिस्ट पार्टी में शामिल हो गए क्या? वो उन्होंने जमहूरियत को छोड़ के किसी ऐसे इक़्तिदार के टोले के साथ इत्तेफाक राय कर लिया जो जमहूरियत में यकीन नहीं करता? के लिए जंप कर लिया उन्होंने। शहजाद साहब, माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, 1 पेज हैं, मवाफ़िक़ अदलिया मौजूद है, कंट्रोल्ड मीडिया, सुलझे हुए इत्तेहादी हैं, सब सिचुएशन नून लीग के हक़ में है। मगर क्या काबीना में तोसी जो है, ये कमी जो है बयानिए की, उसका कोई तोड़ दे देगी? खटक साहब को इनको हल निकाल के दे देंगे? आपके ख्याल में क्या मसला था जो ये सब ज़रूरत पेश? अच्छा देखिए, काबीना की तोसी के अंदर तो अभी गुंजाइश मौजूद है, ये 52 तक जा सकती है जो सैपम्स वगैरह को मिला के, तो अभी तो 47 पे शायद पहुंची है। तो अभी 5-1 आदमी और शामिल किए जा सकते हैं और वो हस्ब ज़रूरत, चाहे वो खालिद मकसी हों, चाहे MQM वाले हों। MQM आपको पता है MQM में इज़्तिराब था पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले, तो कुछ उनको उससे कुछ थोड़ा हौसला होगा। तो इस तरह की चीज़ें, ये बहरहाल ये सियासी अवामिल हैं जो कि फ़ैसला करते हैं कि कहाँ से लोग बंदा लेके किस तरीके से। ये ज़रूरी नहीं होता कि वही बंदा बिल्कुल हर काम के लिए मुनासिब हो, हालांकि होना तो ऐसा ही चाहिए कि हम ऐसा आदमी चुनें जो कि उस काम के लिए मुनासिब हो, लेकिन यहाँ पर सियासी अवामिल भी बहुत काम करते हैं। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल इनके परवेज़ खटक साहब के बारे में, उसके बारे में मैं ये कहूँगा, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ये सेमीफाइनल्स तक पहुँच जाती, चलें फाइनल भी, अगर फाइनल पहुंच जाती तो बहुत ही अच्छा था, चाहे हार जाती, सेमीफाइनल तक पहुंच जाती, मेरा ख्याल है ये तब्दीली नहीं होनी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब गालिबन PCB चले जाएंगे और ये ओहदा छोड़ देंगे। और जब ये ओहदा छोड़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं पे एक ऐसा आदमी चाहिए, बेशक तलाल साहब बड़े काबिल आदमी हैं और वह इसमें पहले भी इस वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं, लेकिन इस किस्म का आदमी जो कि आज बलूचिस्तान का हाल हमने बोला, अगर खैबर पख्तूनख्वा कभी इसी लेवल पे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, इस लेवल पे पहुंच जाता है, तो एक ऐसा आदमी जो सूबे को के बारे में जानता हो, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हो, वहाँ का वज़ीर आला हो और वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सके, बेहतर तौर पर बता सके। तो क्या वो कोई, हम ऐसी सिचुएशन जो फ़ैसला करने वाले हैं वो देख रहे हैं कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो असल में हमारी मदद कर सके? शायद मोहसिन नकवी साहब वो उस इफेक्टिवली ना काम ना कर सके हों वहाँ पर वज़ीर दाखिला के तौर पे। तो बासूरत ये कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। तीसरा आपका एक और नुक्ता था कि क्या वो अपने पुराने असरात के तहत, अपने इन्फ्लुएंसेस के साथ कोई किसी किस्म की कोई तोड़ मोड़ कर सकते हैं PTI की क़ुव्वत और ताकत के अंदर? मेरा ख्याल है PTI की क़ुव्वत और ताकत जब तक वो पार्टी अपने तौर पर खुद अपने आप को ज़ायल नहीं करती और कमज़ोर नहीं करती आपस में लड़ाइयों के बाद, काफ़ी हद तक रूट्स के अंदर जमी हुई है। उसको यानी परवेज़ खटक उसके बगैर कुछ नहीं था। क्या परवेज़ खटक ऊपर आने से उसके इलाके में, शायद बहुत छोटे इलाके के अंदर कोई असर सूख पड़े? इख्तियार वली को उन्होंने बनाया स्पेशल असिस्टेंट,
और वहाँ पे वो देखिए किस किस्म की फायरिंग करती है। तो परवेज़ खट्टक के घर में भी कोई फायरिंग शायरिंग करके शायद कोई सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन शायद उसके घर से या रिश्तेदारों के घरों के आगे हुए शायद उसका इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पीटीआई की जड़ें जब तक उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और इतनी गहरी मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है परवेज़ खट्टक साहब, लेकिन वो जहाँ पे उनका फ़ायदा है वो इसमें है। और एक और चीज़ याद रखें, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर पिछली इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर हमारे होम मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला थे, तो उनको फिर इस वजह से वहाँ भेजा गया कि वो जाके अब होम मिनिस्टर होने के बाद वहाँ पर जाके जो मुश्किलात हैं उसको हल कर सकेंगे। शायद मुझे नहीं मालूम कि क्या मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये कब तक चल सकता है वज़ीर दाखिला का मामला, और क्या ये वज़ीर दाखिला बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते, या ये एडवाइज़र के तौर पे काम करते रहेंगे वज़ीर दाखिला की हैसियत के अंदर। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। मुझे यूँ लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर मौजूद है जो कि मैंने आपसे अर्ज़ की है, और मेरे लगता है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर ये तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन होती रहेंगी और वज़ीर दाखिला परवेज़ खट्टक साहब का रोल कुछ देर तक तो कम अज़ कम बढ़ता हुआ नज़र आता है। दुरुस्त हो गया जी। शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि परवेज़ खट्टक साहब का किरदार जो है आने मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उस चीनी पर जो हर गुजरते दिन इस रमज़ान में महंगी होती चली जा रही है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शुगर इंडस्ट्री ने गुज़श्ता साल हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि चीनी एक्सपोर्ट करने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। इस यकीन दहानी पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी, मगर इस वक्त पूरे मुल्क में चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 7 माह में 7,57,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 1800% जायद है। बरामद की जाने वाली चीनी की कीमत 40 करोड़ 69 लाख डॉलर है, जबकि गुज़श्ता साल के इस अरसे में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख डॉलर की चीनी बरामद की गई थी। बरामद के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत को पर लग गए। कराची और कोयटा में चीनी 180 रुपये, जबकि लाहौर और पेशावर में 170 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत में 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा हुआ है। होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ और चीनी माफिया नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी की कीमत 125 रुपये तक हो सकती है। यूँ शुगर इंडस्ट्री की हुकूमत को कराई गई यकीन दहानी बिल्कुल बेकार गई, और हर साल की तरह इस साल भी अवाम शुगर माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर है। एक तरफ हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए शक्कर इंपोर्ट करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक मुल्क में चीनी के ज़खायर ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हैं। FBR ने शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया है। मॉनिटरिंग निज़ाम के तहत 6 शुगर मिल्स को सील किया गया है। पहली बार चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई, एक्सपोर्ट हुई है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि अगर मुल्क में चीनी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है तो फिर लोगों को असल कीमत में चीनी मिल क्यों नहीं रही? शुगर माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को रोकना किसका काम है? अगर चीनी वाफिर मिक़दार में नहीं थी तो उसको बरामद ही क्यों किया गया? आखिर क्यों हम अपनी ही पैदावार को पहले बरामद करते हैं और फिर इसको महंगे दामों दरामद करते हैं, जिससे माफियाज का पेट तो भरता रहता है मगर खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है? पैनल की राय सामने रखेंगे इस सवाल के जरिए। 7 माह में 7,57,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद। मुल्क भर में चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा। अब शक्कर दरामद करने का फैसला जिम्मेदार कौन? हुकूमत, शुगर माफिया या ज़ख़ीरा अंदोज़? हसन निसार साहब, ये चीनी की कीमत अभी कुछ दिन पहले भी ठीक थी, मतलब चंद दिनों के अंदर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए? क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा? तो अब तो गुज़िश्ता कई सालों से मामला है कि इन्हीं दिनों में आके चीनी के हालात ही होते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि बुढ़े हो गए हम, यही कुछ करते कराते देखते दिखाते, हमें आज तक समझ क्यों नहीं आ रही। मेरी कमलमी कह लें, मैं कभी हुकूमतों, माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, कब्ज़ा ग्रुपों, किक बैक और कमीशन किंग्स में इम्तियाज़ नहीं कर पाया। उनके पेट भरते हैं, उनके नहीं, पेट कॉमन है इनका। अच्छा, सियासत इस मुल्क की इकलौती तिजारत भी है और सनत भी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हालत है। समझ नहीं आती हम इनको अलग-अलग क्यों ट्रीट करते हैं। नालायक तरीन हुकूमत भी अगर दयानतदार हो, ये नौबत नहीं आ सकती। ये कोई रॉकेट साइंस है? नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग, दे आर द सेम। कहते हैं ना, दुमुई है, कोई 4 मुंह वाला सांप होता है, ये कई मुंहों वाला सांप है। हुकूमत को बाकियों से अलहदा कर दिया। सुभान अल्लाह भाई, यू आर वेरी जेनरस, यू आर वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच। आगे चलें।
शहजाद साहब, 7 माह में 40 करोड़ 69 लाख डॉलर की चीनी बरामद की गई, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में 1800% ज़्यादा है। अब सवाल ये बनता है कि क्या मुल्क में चीनी की खपत कम हो गई है, अवाम ने चीनी खाना छोड़ दिया है? इतनी बड़ी तादाद में मिकदार में चीनी की इजाज़त बाहर भेजने की दी ही क्यों गई? अच्छा, आप पिछले हफ्ते मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और इशारे जो थे इनको सेलिब्रेट किया हमने अपने प्रोग्राम के अंदर। उस वक्त मैंने आपसे कहा था इंतज़ार कीजिएगा, चीनी के मामले का ये आपके सिर में आके स्ट्राइक करने वाला है। आज 10वां रोज़ा या 11वां, तो अब ये 10 रमज़ान 11 रमज़ान को मेरा ख्याल है कि हम लोग 15 रुपये फ़ी किलो कीमत मार्केट में बढ़ चुकी है। सिर्फ 11 रोज़े गुजरे अभी तक, और ये होना ही होना था। मुझे बताइए, वो कैबिनेट की जो मीटिंग थी जिसके अंदर ये बताया गया प्राइम मिनिस्टर को कि हम अगर 2 लाख टन या पता नहीं 2 मिलियन टन जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास वाफर चीनी होगी और कभी कमी नहीं आएगी उसकी, और उसके बावजूद अब 10 लाख टन हम इंपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको ये पता है, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जब लगाया गया और जब ये कहा गया कि हम लगाएंगे, सबसे पहले वो उसको ज़ीरो कर दिया गया, और जो जिसको आप कहते हो कि एक्सपोर्ट हुई, असल में वो आपके गोदामों में, उन्हीं शुगर मिलों के गोदामों में पड़ी रहती है। आप कहते हो ना अफ़गानिस्तान जाती है, अफ़गानिस्तान में 40 मिलियन लोग हैं, भाई पाकिस्तान में 250 मिलियन 25 करोड़ लोग, वहाँ पे 4 करोड़ के लिए आप कितनी चीनी एक्सपोर्ट करोगे? कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई, इधर पड़ी हुई है, यहीं से निकाल के हायर प्राइस के ऊपर आप मार्केट में कर रहे, यही ज़ख़ीरा अंदोज़ी आई। दूसरी एक और बात मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1962 में सिर्फ पाकिस्तान में 6 शुगर मिलें थी, 1962 में। आज पाकिस्तान में 86 शुगर मिले हैं, और जो 6 शुगर मिले थी वो 10 करोड़ लोगों के लिए थी। आज आप 25 करोड़, सिर्फ 15 करोड़ बड़े 86, इन 86 शुगर मिलों के मालिकान 70% आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और शायद हुकूमत के अंदर भी मौजूद हूँ। बिल्कुल है, यकीन। तो फिर अगर ये बात है तो फिर मुझे बताइए कि ये हुकूमत और शुगर माफिया में फ़र्क कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? वो तो वही लोग हैं। तो सर, 86 शुगर मिलें हमने बाहर वालों के लिए लगाई हैं, अगर यहाँ पे लोगों को चीनी नहीं मिलनी तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो इसी तरीके से होल्डिंग किसे कहते हैं, मुनाफाखोरी किसे कहते हैं, कैसे एक जैसे कहते हैं कि खांचा लगाना इतना बड़ा, यही तो सीज़न है उनका। अभी अगली दफ़ा क्या सुनिए क्या हो रहा है, इस दफ़ा आपके पास पानी कम है, 30% कमी है, आपकी गन्ने की फसल जब रुकेगी उसके अंदर जूस कम होगा, गन्ने का रस कम निकलेगा, आपकी चीनी फिर शॉर्ट हो जाएगी, और इसी तरीके से आपकी कीमत बढ़ती रहेगी। आप कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ती क्यों कम कंट्रोल नहीं होती? इन वजूहात से कंट्रोल नहीं होती क्योंकि कमोडिटीज़ की प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये सारी कहानी पाकिस्तान की कहानी है, ये हमारी अपनी हुकूमतों की कहानी है, ये हमारी लीडरशिप की कहानी है, और ये हमारे मुकद्दर की कहानी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आए और इफ्तिखार साहब से जानेंगे कि क्या वज़ीर आज़म शुगर माफिया का मुकाबला कर पाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, 2015 से 20 तक मुख्तलिफ रियायती स्कीमों में शुगर मिल्स को करीबन 30 अरब की सब्सिडी दी गई है। शुगर मिल मालिकान को अरबों की सब्सिडी, और अवाम को चीनी जो कि हुकूमत रेट फिक्स करती है उस पर मुयस्सर नहीं है। आखिर कौन जिम्मेदार? बड़ी बड़ी कैबिनेटें बनाने का मकसद तो होगा कोई, वो बड़ी कैबिनेट हमें कोई ना कोई अब देगी ना, फ़ायदा पहुँचाएगी। वो एक मिनिस्टर बनाना चाहिए चीनी की कीमत को, एक चीनी सस्ती करे, एक गंदम सस्ती करे, एक पेट्रोल सस्ता करे, और एक ऑयल सस्ता करे, और दवाइयों जहरीली दवाइयाँ जो है उनको रोके। लेकिन शायद इसमें चीज़ें कुछ सुबाई हैं, मेरे ख्याल है हम गलत बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इनके बारे में, तो हम नालायकों वाली बातें मत करो। अच्छा, हुआ ये है असल में मसला कि इन्होंने तो मुझसे कहा था कि 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करेंगे चीनी, दे प्रॉमिस विद मी। तो जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि 11 दिनों में 11 रुपये बढ़े, तो 30 दिनों में 30 रुपये बढ़ेगा, इसका मतलब 1 रुपया फ़ी दिन बढ़ रहा है, तो ये तो चली जाएगी अपना 170 में, 75 ऑलरेडी है, 175 से तो ये कोई 180-90 तक चलेगी। तो भाई बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, वो प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, आवाम के लिए नहीं लगाते। मगर इफ्तिखार साहब, वहाँ तो किसान भी रो रहा है, किसान रो इसलिए रहा है कि किसान के साथ धोखा करते हैं, उससे सस्ता माल उठाते हैं, उससे महंगा बेचते हैं। फिर किसान के साथ एक प्रॉब्लम और है कि उसको पेमेंट पूरी नहीं करते। किसान को अब ये ख़तरा है कि अगली दफ़ा पानी कम होने की वजह से उसके गन्ने की पैदावार भी कम होगी। किसान की तो एक मुश्किल नहीं है ना, देखिए किसान माफिया नहीं है, और ये माफियाज हैं। ये बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग आके बैठे हैं, ये अपने आप को तो वैसे तो कहते हैं ना कि हम किसानों के इलाकों से आए हैं, ये किसानों के दोस्त की बजाय किसानों के दुश्मन है। खा ये मामला आटे का हो, ये मामला चीनी का हो,
ये मामला दालों को, यानी मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मतलब ये सवाल जो उठाया जा रहा है, एक तो अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर कभी कोई अच्छी किताब आई या मेरे हाथ चढ़ी तो मैं पढ़ूंगा ज़रूर कि यार ये अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड में इंटरनेशनली हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या हमारी जिम्मेदारी कि हम वहाँ पे भेजें। और ये बात आज शहजाद साहब ने कही और मैं इस पर गौर करूँगा कि ये भी धोखाधड़ी है, वहाँ पे नहीं जाती चीनी इधर ही स्टोर होती है। अच्छा, इमरान दौर में तो चीज़ें आई भी थी। अच्छा, इधर स्टोर, अच्छा अगर इधर स्टोर होती है तो वो महकमे जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करना है, जिनके पास 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, वो फिर क्या कर रहे हैं। और फिर तुम मुझे कहती हो कि मैं बहुत गलत किस्म की बातें करता हूँ इस प्रोग्राम में बैठ के, अच्छी बात ही नहीं करता। अब मैं क्या अच्छी बात करूँ? बस कर लिया आपने, अच्छी बात है, काफ़ी होगी, इतनी थी आपके पास अच्छी बात। ज़ैगम साहब, FBR ने शुगर मिल्स मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया है। FBR FIA भी इसके अंदर शामिल है। मॉनिटरिंग निज़ाम के तहत शुगर मिलें भी सील हुई हैं, कुछ टैक्स को भी बढ़ाने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म रेगुलर रिपोर्ट ले रहे हैं, मगर मामला वही है जहाँ पिछले 8-10 साल से इन दिनों में आप पहुँचता है कि एक्सपोर्ट के बाद एक चीनी हाथ से बाहर हो जाती है। वज़ीर आज़म इस माफिया को काबू पर कर पाएंगे? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं इसका बराह रास्त जवाब नहीं देता वरना मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं चीनी के खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को चीनी चलाती है, तमाम बड़ी पार्टियों को चीनी चलाती है। पहले आप तंबाकू कह रहे थे, क्रोनी सेक्टर जिसको कहते हैं, पाकिस्तान का प्राइम क्रोनी सेक्टर है ये। आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से हुकूमत शुरू होती है और कहाँ से शुगर इंडस्ट्री शुरू होती है, कहाँ हुकूमत ख़त्म होती है, कहाँ शुगर इंडस्ट्री शुरू होती है, कहाँ शुगर इंडस्ट्री ख़त्म होती है और हुकूमत शुरू होती है। अब ये वो इंडस्ट्री है जिसने हमारी सेहत को खा लिया है, ज़राअत को खा लिया है, सनत को खा लिया है, सियासत को खा लिया है, लेकिन हम इसको खाने पे तुले हुए हैं। भारत 17 किलो खाता है साल में, चीन सिर्फ 5 किलो खाता है और हम 26 किलो खाते हैं। मेरे ख्याल में वैसे तो ये कम ही हो जाना चाहिए। अब गेम बड़ी सादा है। देखिए आयशा, गेम बहुत सादा है जी। जो सप्लाई एंड डिमांड की गेम है वो कमोडिटीज़ को कंट्रोल करती है। अगर लोगों को 100 किलो चीनी चाहिए और 105 किलो चीनी मार्केट में मौजूद है तो वो 100 रुपये किलो होगी। लेकिन आप सिर्फ 10 किलो उठा लें और 95 किलो कर दें, यानी 100 किलो चाहिए और 95 किलो मौजूद है, तो चीनी की कीमत 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। अब इस बात को उससे ज़्यादा कौन समझता है जो ख़ुद कमोडिटीज़ को डील करते हैं। इसीलिए इस पर खेला जाता है, इसीलिए एक्सपोर्ट्स की जाती हैं। कभी जो रॉ मटेरियल्स उसकी प्राइस को बर्बाद करने के लिए, कभी अपनी कमोडिटीज़ को प्राइस को चढ़ाने के लिए। पाकिस्तान किसी तरीके से भी एक फ्री मार्केट नहीं है। एक ऐसी मार्केट है जिसे अशराफिया मुसलसल मैनिपुलेट करती है। अभी क्या कर रहे हैं आप देखिए, एक्सपोर्ट की कीमतें चढ़ गई, अरबों रुपए, सैकड़ों अरबों रुपए बनेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राउन शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। ब्राउन शुगर क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है लोग खाएंगे? मैं भी आज समझने की बहुत कोशिश ये रॉ मटेरियल है। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये रॉ मटेरियल है शुगर मिल्स का। गन्ने की जगह इस्तेमाल होगी ये रॉ ब्राउन शुगर चीनी बनाने के लिए। तो फिर किसानों का क्या होगा? अगला रगड़ा लगेगा किसानों का कि जब रॉ मटेरियल आपने रिप्लेस कर दिया गन्ने से ब्राउन शुगर को, तो आपने अगले खेल का भी इंतज़ाम कर दिया कि प्यारे किसानों तैयार हो जाओ, आपके साथ वो होने लगा है जो आपके साथ गंदम पे हुआ था। ठीक हो गया। एक बात कहना चाहता हूं, तो बात यही आप पहुंची जहां से बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें ब्राउन शुगर की इजाजत नहीं है। यानी हम जो है काश्तकार जो गन्ना काश्त करते हैं उनको गुड़ बनाने की इजाजत नहीं है। वहां पहुंची जहां से शुरू हुई थी मैफियाजी, क्योंकि पॉलिसीज बना रहा है, अगर वो चला रहे हैं तो पॉलिसीज बना रहे हैं। तो मैं ज़ैगम साहब से एग्री करूंगी कि चीनी के खिलाफ कुछ नहीं कहते, क्योंकि चीनी हमारी जमहूरियत को चला रहा है और हम चीनी चाहते हैं क्योंकि जमहूरियत के हक में हैं। प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।